हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सब कुछ पढ़ो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कुछ एक टर्म्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। वन गो में चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आज मैं कुछ टर्म्स के बारे में बात करूंगा, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस व्हाट इज रिसोर्स। सेकेंड इट्स टाइप, कि किस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि किन किन टाइप से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप एंड द पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, एंड द लास्ट थिंग दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो इज द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि क्यों रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है, उनका क्या उपयोग होता है हमारे लिए और कैसे वो खराब होते चले जाते हैं। तो रिसोर्सेज क्या है ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस साल आपको जो डेफिनेशन लिखनी है वो वही नॉर्मल वाली नहीं लिखनी, दैट एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स एंड यूजफुल फॉर अस, दैट इज अ रिसोर्स। यू डोंट नीड टू राइट दिस डेफिनेशन, you will not get a good marks. Okay, what definition you need to write in a board exams if the question came, what is a resource? So you need to write everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. अब क्या मतलब है इसका, कि कुछ भी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, मतलब हमारे आसपास अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारे को काम करना है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम रिसोर्स कहते हैं, प्रोवाइडेड कि वो इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, एक्सेसिबल मतलब आराम से हमें मिल सके। ठीक, दूसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, कल्चर उसे एक्सेप्ट कर सके। ओके, तो इन सारी चीजों को, जब वो सारी चीजों को उसको सेटिस्फाई करे, उसको कहा जाता है कि वो एक रिसोर्स है। ओके, एवरीथिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग हियर, कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, और जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को कैसे उसके टाइप्स में डिवाइड करा गया है, 4 तरीके हैं डिवाइड करने के आपकी बुक में जो कि मेंशन्ड है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि वो कैसे ओरिजिन होते हैं, दैट इज 2 थिंग्स जिसमें वो डिवाइडेड है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। ये हमने साइंस में भी टर्म्स पढ़ी हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। आई विल गो फर्दर इन डिटेल आफ्टर डिस्कसिंग इट्स टाइप्स। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि वो कैसे खत्म हो सकते हैं, कि वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, ये भी आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। थर्ड थिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि कौन उन्हें ओन करता है, किसके कंट्रोल में होते हैं वो, या तो वो एक इंडिविजुअल के में होंगे, या वो एक कम्युनिटी के में होंगे, या वो एक नेशन के में होंगे, या इंटरनेशनली ओन्ड होंगे। ओके, एंड द फोर्थ टाइप ऑफ दिस इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इज कि कितने डेवलप्ड है वो, अंडर डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, जैसे पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। इन सब के बारे में भी हम हमारी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो हम साइंस में पढ़ते आए हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो सबसे पहले बायोटिक क्या होता है? बायोटिक इज एवरीथिंग दैट इज अ लिविंग थिंग, जो भी चीज सांस ले रही है या जो भी चीज हम जिसको कहते हैं लिविंग बीइंग है, उसको हम बायोटिक कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, हम सांस लेते हैं, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा इज फ्लावर, फौना एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड फिशरीज, जितने भी फिशेज वगैरह हैं, लाइफ स्टॉक्स, इन सबको हम बायोटिक कहते हैं, जो भी सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेने वाली चीजें बायोटिक कैटेगरी में आती है। सेकेंड थिंग जो इसका ऑपोजिट होता है, दैट इज एबायोटिक। एबायोटिक इज ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, उनको हम कहते हैं एबायोटिक। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? जैसे रॉक्स, मेटल्स, रिसोर्स, ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नाउ द सेकंड टर्म व्हिच थर्ड टर्म जो मैं आपसे बात करता हूँ, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल, रिन्यू से नहीं पता चल रहा, कि जो चीज हम दोबारा से बना सकते हैं, या जो चीज दोबारा से बनाई जा सकती है, या वो खुद बन सकती है, जिसमें इतना पोटेंशियल होता है। लाइक रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड, दोबारा बन सकते हैं, और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, कौन कौन मेथड से? फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से, और मैकेनिकल प्रोसेसेस से। तो उन सबको कहा जाता है कि वो रिन्यूएबल है। एग्जाम्पल्स क्या है इनके? जैसे सोलर एनर्जी, दैट इज अ रिन्यूएबल सोर्स, कभी खत्म ना होने वाली, और दोबारा से अब दिन में मिली, रात को खत्म, दोबारा अगले दिन सुबह होगी, दोबारा मिल जाएगी। विंड एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स। वाटर, फॉरेस्ट,
वाइल्ड लाइफ, ये सब हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। इसी में एक सेकंड आता है, आपको इसका डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, बायोटिक एबायोटिक में डिफरेंशिएट कीजिए, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंशिएट कीजिए। तो यही पॉइंट्स हैं कि आपको सबसे पहले उसका एक डेफिनेशन देनी होती है, डेफिनेशन के बाद एक एग्जांपल देना होता है, 2 पॉइंट्स हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो कि रिन्यू तो हो सकते हैं लेकिन उनको रिन्यू होने में बहुत ही लंबा समय लगता है, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको लगते हैं रिन्यू होने में। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज फॉसिल फ्यूल। एक फॉसिल फ्यूल को बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अकर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। These resources take millions of years in their formation. Millions of years लग जाते हैं इनको बनने में, इनको रिसोर्स बनने में, फॉसिल फ्यूल बनने में बहुत साल लग जाते हैं। तो इतनी लाइफ स्पैन एक ह्यूमन बीइंग का नहीं होता, तो हम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आज हमने कोई फॉसिल फ्यूल गाड़ा, जैसे कोई आज किसी चीज़ हमने गाड़ी है धरती के अंदर जो फॉसिल फ्यूल बनेगा फ्यूचर में जाके, उसको हम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं ओनरशिप। अभी हमने 2 पॉइंट्स के बारे में बात करी, ओरिजिन एंड एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम बात करते हैं ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे जैसा कि मैंने लिखा है इंडिविजुअली ओन रिसोर्स क्या होते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक किसान का खेत, फार्मर का एक लैंड, वो उसने खुद ओन कर रखा है, बस उसको क्या करना पड़ता है, उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, रेवेन्यू पे करना पड़ता है। दैट इज द इंडिविजुअल ओन प्रॉपर्टी। आप लोगों के घर, ठीक, are owned privately. Individual resources are owned privately by an individual. Example, many farmers own their land which is allotted to them by government against the payment of revenue. मतलब जो उनको सरकारों ने दी है या जो उनकी खुद की जमीन है और जिस पे वो क्या करते हैं, वो कोई किराया नहीं देते, वो क्या करते हैं, रेवेन्यू पे करते हैं, ठीक है, टैक्स पे करते हैं उस पर। दैट इज इंडिविजुअली ओन्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थिंग कम्स इन कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड क्या, कम्युनिटी से पता चल रहा है मतलब एक समूह लोगों का वो ओन कर रहे हैं, जैसे एक गांव के लोग सारे उस चीज को यूज कर रहे हैं। लाइक रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। मतलब उस कम्युनिटी में बेशक 1000 लोग हों, 2000 हों, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख, हर इंसान को उस चीज को, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने की पूरी छूट होगी। जैसे विलेज कॉमन्स में क्या आ जाता है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स मतलब सारे गांव के लोग अपने भेड़ बकरी जितने भी उनके कैटल्स होते हैं उनको चराने के लिए उन जगह पे जा सकते हैं। ब्यूरियल ग्राउंड्स, कब्रिस्तान जिसे कहा जा सकता है, हर एक इंसान उसे इस्तेमाल कर सकता है। विलेज पॉन्ड, जो भी वाटर बॉडी है वहाँ पे हर एक इंसान वहाँ पे रहने वाला, गाँव में रहने वाला, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। और ये तो हुई रूरल एरिया की बात। अब अर्बन एरिया में कौन सी ऐसी चीजें जो कम्युनिटी ओन्ड होती हैं, जैसे हमारी सोसाइटी का पार्क, हमारे घर के पास वाला पार्क, हम लोग उसमें जा सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड्स, ये सब चीजें हमारी ये अर्बन एरिया की होगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हिच कम्स हियर इज, इसी के अंडर एक नेशनल रिसोर्स मैंने लिखा हुआ है। नेशनल रिसोर्स क्या होता है? नेशनल रिसोर्स टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द नेशन। जो भी उस नेशन, जैसे इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में जितने भी प्रकार के वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो सब इंडिया उनको ओन कर रहा है। मतलब जो कोई हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या और फर्दर कंट्रीज हैं, वो हमारे कंट्री में आके उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हाँ, वो उनको अगर हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करना है, दे वुड नीड टू टेक परमिशन ऑफ आवर इंडियन गवर्नमेंट। ओके, so natural resources, technically all the resources belongs to the nation. Country has the legal power to acquire even the private property of public goods. जैसे कि आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जब मेट्रो बन रही थी दिल्ली में, तो क्या हुआ था, कहीं कहीं जगह से मेट्रो का रूट निकालना था। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जहाँ से मेट्रो का फ्लाई पास निकलना है वहाँ पे कई लोगों के मकान पड़े, प्लॉट पड़े, लैंड पड़े, ठीक है, हर जगह से, तो वो गवर्नमेंट की ओन प्रॉपर्टी नहीं थी। तो गवर्नमेंट को पूरा राइट होता है वो किसी भी पब्लिक इंसान की, किसी भी प्राइवेट आदमी की वो प्रॉपर्टी को ले सकती है, ठीक है। दो दे नीड टू पे, द गवर्नमेंट नीड टू पे द रिलेवेंट अमाउंट टू दैट पर्सन, बट गवर्नमेंट के पास पूरा राइट होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया हुआ है गवर्नमेंट को कि वो किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी को पब्लिक सेक्टर की के लिए अगर वो कुछ कर रही है, जैसे मेट्रो बना रही है, कुछ भी ऐसा काम, रेलवे लाइन पास होनी है, उसके लिए वो हमारी प्रॉपर्टी को ले सकती है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जो उस नेचुरल रिसोर्सेज को
वो करता है, उन पे निगरानी रखता है। जैसे हर एक कंट्री के प्रीमाइसेस में मतलब 200 किलोमीटर के अंदर आने वाला जितना भी एरिया होता है वो उस कंट्री का होता है। जैसे इंडिया का जितना भी कोस्टल एरिया है उससे 200 किलोमीटर, जितनी भी कोस्ट लाइन से 200 किलोमीटर आगे तक का पार्ट है, उसमें जितने भी रिसोर्स होंगे वो इंडिया ओन करता है। लेकिन बियॉन्ड दैट 200 किलोमीटर वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर आ जाता है। कंट्रीज कैन यूज दैट रिसोर्स बट दे नीड टू टेक परमिशन। वो अपनी मर्जी से उस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक वो उसके लिए परमिशन ना ले। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 kilometers of the exclusive economic zone, I am repeating again, belongs to open ocean and no individual country can utilize these resources without the concurrence of international institution. किसी भी कंट्री को राइट नहीं होता है कि वो बिना परमिशन के, बिना कॉन्करेंस के उसको इस्तेमाल करे। वो अपनी कंट्री में मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मतलब 200 किलोमीटर्स के बियॉन्ड जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ओशनिक रिसोर्सेज हो या जो भी रिसोर्सेज उसी कंट्री के बाहर हैं, उसको इस्तेमाल वो कर सकते हैं, बट दे नीड टू टेक परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज the status of development, the last point of the type of the resources, status of development कि कितने वो developed हैं। तो first point in this is the potential resources. Potential resources क्या होते हैं? Resources which are found in a region, कि एक region में जो भी resources found हैं मतलब मिले हुए हैं, बट उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है, मतलब अभी तक उनका प्रयोग अच्छे से नहीं किया गया। दो आई नो दैट a particular resource can be found over that place, but I don't know how to utilize them properly. So that particular resource is known as potential resource, कि उनमें potential है इस्तेमाल होने का, लेकिन अभी वो इस्तेमाल नहीं हुए हैं। Resources which are found in a region but have not been utilized. For example, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको, आप एक एडवाइस देना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि बोर्ड SST में खास तौर पे अगर आप जितने एग्जाम्पल्स अपने आंसर्स के साथ मेंशन करो उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। Though you don't need to add on 2-3 examples, just you need to write one good example of each type. You will get very good marks in board examination. So इसका क्या एग्जाम्पल है? राजस्थान एंड गुजरात में एनॉर्मस पोटेंशियल है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का, लेकिन अभी भी कई भाग ऐसे हैं उन दोनों स्टेट्स के जो कि यूटिलाइज नहीं किए गए हैं। Though we have a large plant of windmill in Gujarat, but still there are few places which are still not utilized. And the other thing is developed resources. Developed resources क्या होते हैं? Which are surveyed and जो डेवलप्ड हैं, जिनके बारे में हम अवगत हैं, हम जानते हैं कि ये रिसोर्सेज कितने हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है, कम क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्वालिटी कैसी है इनकी, हमको इनके बारे में सब कुछ पता होता है। तो उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर विच आर सर्वेड and their quantity and quality have been determined for their utilization. Okay, so अभी तक हमने क्या बात करी कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स के टाइप्स क्या होते हैं और उन टाइप्स में क्या क्या आते हैं, ठीक किन किन तरीकों से हमारे इन रिसोर्सेज को हम डिवाइड करते हैं। रिसोर्सेज हम दो तरीके से बेसिकली डिवाइड करते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज होता है और एक मैन मेड रिसोर्सेज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति दे देती है, नेचर हमें दे देता है, बस हमें उसको क्या करना होता है, हमें उसको खोजना होता है और वो हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो हम ढूंढते हैं। ठीक है, वो हमारा काम होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो इंसान वो रिसोर्सेज जो प्रकृति से नहीं ले पा रहा है और उसको इस्तेमाल करना है तो वो खुद के लिए वो उसको बना लेता है। ठीक है, जैसे हमें आपको एक जैसे कॉटन है, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर जो हमें वहाँ से मिल जाता है, नेचर से मिल जाता है। लेकिन पॉलिस्टर हमें नेचर से नहीं मिलता, वो इंसान ने खुद बनाया है। ठीक है, अपनी नीड्स को देखते हुए। वो एक चीप होता है और बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारी लाइफ के एक बहुत वाइटल पार्ट रखते हैं। हमारी लाइफ शायद कंप्लीट ही ना हो अगर हमारी लाइफ में रिसोर्सेज ना हो। हर एक पल हमको रिसोर्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे विंड हो, चाहे एयर हो। हर चीज़ ऐसी है जो हर इंसान अपनी लाइफ में हर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है।
अपने सर्वाइवल के लिए और किस चीज़ के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। हम ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लग जाते हैं जब हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा क्वालिटी वाइज एनहांस करना शुरू कर देते हैं, ठीक। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। माना जाता है कि ये हमें प्रकृति ने दी है, हमारे को ये भेंट मिली है, एक गिफ्ट के रूप में मिला है हमें। ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लेड टू द मेजर डिजास्टर्स, मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। मतलब अब क्योंकि पॉपुलेशन पहले जैसी नहीं रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। हमारे खुद के इंडिया की 130 करोड़ से ऊपर हमारी पॉपुलेशन है, तो सोचो और वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन होगी। क्या होता है, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, उतने ज़्यादा घर चाहिए, उतना ज़्यादा एरिया चाहिए घर बनाने के लिए। तो क्या होता है इसकी वजह से, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कई लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं वो, तो उनकी ग्रीड, उनकी लालच, अपने फ़ायदे के लिए वो उन रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, जैसे हम एसएसटी में ही आगे पॉल साइंस में भी कई बार पढ़ते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं। कौन से ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये कुछ लोगों के हाथ में ही नहीं होने चाहिए, ठीक, जिसकी वजह से इनका दुरुपयोग होता है। इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी टू 2 सेगमेंट, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे एक तो वो लोग हैं जो इन रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो इन रिसोर्सेज तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। जैसे अब भाई पेट्रोल तो वो इस्तेमाल करेगा ना जिसके पास कोई व्हीकल होगा, है ना। कोई साइकिल चलाने वाला थोड़ी अपनी साइकिल में पेट्रोल डाल लेगा, ठीक। तो अमीर लोग और गरीब लोग, इन दो में हमारी सोसाइटी बढ़ चुकी है, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज का दुरुपयोग होना, एक्सप्लॉयटेशन होना, सस्टेनेबली उनका इस्तेमाल ना होना। अ वेरी गुड टर्म दैट ऑलवेज कम्स इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसे इस्तेमाल करना हमारे रिसोर्सेज को कि वो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल भी कर लें, हमारा काम भी हो जाए, उनका कहते हैं ना दुरुपयोग भी ना हो, कोई वो खराब भी ना हो रिसोर्स, और वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम में आए। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि पानी को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, रिसोर्सेज जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो पेट्रोलियम है कम से कम इस्तेमाल कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इन सारी चीज़ों का लाभ उठा सके। सो आज हमने इन टॉपिक्स के बारे में कुछ बात करी कि बायोटिक, एबायोटिक क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल क्या होता है, किन किन बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज क्या होता है, क्या डेफिनेशन हमें लिखनी होती है, कैसे डिफ्रेंसिएशन हमें अटेम्प्ट करना है हमारे एग्जाम्स में। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने डिस्कस करी आज। I hope you like this video. Other topics of this chapter I'll cover in my next video. इसके जितने भी टॉपिक्स मैंने आज कवर किए हैं वो सबके नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आगे की वीडियोस के जितने भी आगे टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।